नमस्कार भाइयों और बहनों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल एलएम स्टडी जॉब पर। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। यह प्रैक्टिस पेपर जो चल रहा है, यह 17 नंबर का प्रैक्टिस पेपर है। वैसे ये 7 नंबर का है और 17 नंबर दोनों का भी है, क्योंकि हमने 11 से मॉडल पेपर स्टार्ट किए थे। तो वैसे तो ये 7वां नंबर है और इसका प्रैक्टिस पेपर नंबर देखें तो ये 17 नंबर का प्रैक्टिस पेपर है। तो आपका दायित्व है कि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मॉडल पेपर ये किसका है, तो लैब असिस्टेंट का जो फर्स्ट पेपर है जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, तो उसका ये फर्स्ट पेपर है। ये सभी के लिए उपयोगी है जिन्होंने लैब असिस्टेंट का फॉर्म भराया है। इसमें 1 घंटे में हम 100 क्वेश्चन करेंगे विद व्याख्या के साथ में। व्याख्या के साथ में 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहना कंटिन्यू अपनी ईमानदारी से, तो आप बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। विलंब न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन गोगाजी महाराज से स्टार्ट होता है। लोक देवता गोगाजी किस शासक के समकालीन थे, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे। लोक देवता गोगाजी मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे। गोगाजी ने मुस्लिम आक्रांताओं मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया। ऐसा माना जाता है कि युद्ध में उन्होंने गजनवी को कुछ चमत्कार दिखाया, तभी से गोगाजी जहार पीर के रूप से लोकप्रिय हुए। गोगाजी का जन्म स्थान ददरीवा चूरू पर स्थित इनके स्थान को दुर्मेड़ी कहती है। गोगाजी की समाधि गोगामेड़ी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की नौहर तहसील में है, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे शीर्ष मेड़ी कहती है। सांपों के देवता गोगाजी का थान चबूतरा राजस्थान के अधिकांश गांवों में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, राजकुमारी मुम्मल किस स्थान से संबंधित थी, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा लोधरवा से संबंधित थी। इसकी व्याख्या राजकुमारी मुम्मल लोधरवा जैसलमेर से संबंधित थी। मुम्मल लोधरवा की राजकुमारी मुम्मल के जीवन पर आधारित ऐतिहासिक प्रेमाख्यान गीत है। प्रेमाख्यान, आपको नाम सुन के आश्चर्यचकित होगा, यानी ये प्रेम पर आधारित था। यानी मुम्मल क्या है, एक प्रेम कथा है, और प्रेम कथा को इसको क्या कहा जाता है, इसे प्रेमाख्यान गीत कहा जाता है। इस श्रृंगारिक लोकगीत में मुम्मल के सौंदर्य का वर्णन है, यानी उसका जो सुंदरता था, उसका सौंदर्य रूप था, उसका क्या है, वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गुर्जर समुदाय से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चरी लोक नृत्य। यह गुर्जर समुदाय से संबंधित है। इसकी व्याख्या, चरी नृत्य किशनगढ़ व अजमेर क्षेत्र में गुर्जर महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसरों पर सिर पर चरी बर्तन में दीपक जलाकर नृत्य किया जाता है। फलकूबाई प्रसिद्ध चरी नृत्यांगना है, तो प्रसिद्ध चरी नृत्यांगना कौन है, तो उसका नाम है फलकूबाई। अगला क्वेश्चन, किस चाहमान यानी चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिसलपुर की स्थापना की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विग्रहराज चतुर्थ ने। इसकी व्याख्या, विग्रहराज चतुर्थ चौहानों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण शासक थे जिसे बिसलदेव के नाम से जाना जाता है। विग्रहराज चतुर्थ तो किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो बिसलदेव के नाम से जाना जाता है। विग्रहराज चतुर्थ ने 1153 ईस्वी में अजमेर के सिंहासन पर बैठा तथा तोमरों को परास्त किया। विग्रहराज ने अजमेर के निकट बिसलपुर झील का निर्माण करवाया तथा अपने ही नाम पर बिसलपुर कस्बा भी बसाया था। अगला क्वेश्चन है, 1916 में निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था, तो बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किसने किया था, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, विजय सिंह पथिक ने किया था। इसकी व्याख्या, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक व बिजोलिया किसान आंदोलन में सफल चालक विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था, भूप सिंह था। सचिंद्र सान्याल के संपर्क के बाद क्रांतिकारी जीवन अपनाने वाले पथिक जी ने सीताराम दास के आग्रह पर 1916 ईस्वी में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कब किया था, तो ये किया था 1916 में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के भीलों के लिए गोविंद गुरु द्वारा गठित सामाजिक धार्मिक संगठन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा सपा। इसकी व्याख्या, गोविंद गुरु राजस्थान में वागड़ प्रदेश के भीलों के सर्वप्रथम उद्धारक व डूंगरपुर के बांसिया ग्राम के निवासी थे, जिन्होंने संप सभा की स्थापना करके आदिवासी भीलों में समाज व धर्म सुधार आंदोलन चलाया था। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण मृग को देखने के लिए हमें राजस्थान के किस अभ्यारण्य का भ्रमण करना चाहिए। जो कृष्ण मृग है उसको देखने के लिए हम राजस्थान का किस अभ्यारण्य का भ्रमण करेंगे, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा ताल छापर। राजस्थान में ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य जानगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ काले हिरण, ब्लैक बुक व कुर्जा के लिए प्रसिद्ध है। यानी काले हिरणों के साथ साथ ये तो ताल छापर ये क्यों प्रसिद्ध है, तो ये कुर्जा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सेवन शब्द का संबंध किससे है, तो राजस्थान में जो सेवन शब्द है वो किससे संबंधित है, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, किससे संबंधित है, घास से।
जो आपने आम भाषा में सुना ही होगा कि इस घास को घास ही कहते हैं। सेवण घास रेगिस्तानी क्षेत्रों विशेषकर जैसलमेर में पाई जाती है। इस घास को लीलोवण भी कहा जाता है। अतः राजस्थान में सेवण का संबंध घास से है। अगला क्वेश्चन अरावली पर्वत का विस्तार है। तो अरावली का पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा गुजरात के पालमपुर से दिल्ली तक इसका विस्तार है। इसकी व्याख्या अरावली पर्वतमाला का विस्तार कर्णवत रूप दक्षिण पश्चिम में गुजरात में खेड़बर्मा पालनपुर से लेकर उत्तर पूर्व में खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू तक श्रृंखलाबद्ध रूप में है। उसके बाद छोटे छोटे हिस्सों में दिल्ली तक फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा पर्यटन स्थल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है? यानी राजस्थान में ऐसा कौन सा पर्यटन स्थल है जो पर्यटक स्थल है जो हिंदू मुस्लिम एकता का रूप प्रतीक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाए एक रामदेवरा जैसलमेर में। इसकी व्याख्या राजस्थान का पर्यटन स्थल रामदेवरा जैसलमेर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। रामदेवरा पोखरणा के निकट रुणीचा कस्बे में बाबा रामदेव का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जहाँ सभी क्षेत्रों से सभी समुदायों के लोग आते हैं। अतः यह राष्ट्रीय एकता एवं सांप्रदायिक सद्भाव का मुख्य केंद्र है। रामदेवरा रुणीचा का मेला भाद्र शुक्ला दूज से 11 तक लगता है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, जिलों में निम्नलिखित समूह में से किस समूह में इंदिरा गांधी नहर का पानी केवल पीने के उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाता है? इसमें क्या बताया गया है कि इंदिरा गांधी नहर का प्रयोग किस जिलों में केवल पीने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा झुंझुनू, सीकर, नागौर और बाड़मेर। इसकी व्याख्या है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी राजस्थान के श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर एवं बाड़मेर जिलों में पीने के उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाता है। अतः विकल्प ए सत्य कथन है। राज्य के इन जिलों को पानी पीने निम्न परियोजना द्वारा उपलब्ध होता है। जो पीने का पानी किन परियोजना द्वारा उपलब्ध होता है? तो एक नंबर कंवर लिफ्ट परियोजना द्वारा, दूसरा राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना द्वारा और तीसरा गंदेली सावा परियोजना द्वारा। अगला क्वेश्चन है मंदिर और स्थान के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो इसकी सीधा व्याख्या देख लेते हैं। सास बहू का मंदिर नागदा में है, कपिल मुनि का मंदिर कोलायत में है, गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में, एकलिंग मंदिर है उदयपुर में स्थित है। यह सभी सही है। रायसी की प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाए बीकानेर के शासकों से संबंधित है। इसकी व्याख्या रायसी की प्रशस्ति 1593 में जूनागढ़ के दुर्ग के दरवाजे पर अंकित है। इसके रचयिता जैन मुनि जयता चेता छेमरतन के शिष्य है। इस लेख में राव विकास रायसी तक के बीकानेर के शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। 60वीं पंक्ति में रायसी के कार्यों का उल्लेख प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन है बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो प्रजामंडल का निर्माण हुआ था हर जगह पर अलग अलग, तो बीकानेर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा मग्गाराम वेद। इसकी व्याख्या बीकानेर प्रजामंडल का गठन 4 अक्टूबर 1936 को पंडित मग्गाराम वेद की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें श्री भिक्षालाल बोहरा, श्री सुरेंद्र कुमार शर्मा, सिराराम व लक्ष्मणदास मंत्री सहयोगी रहे थे। इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। इसकी व्याख्या इमारती लकड़ी के प्रसिद्ध सागवान राज्य में मुख्यतः बांसवाड़ा में सघन रूप से पाए जाते हैं। शुष्क सागवान वन 75 से 110 सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये वन प्रतापगढ़, डूंगरपुर, दक्षिणी उदयपुर, आबू पर्वत के कुछ भागों तथा बारा, कोटा व झालावाड़ जिलों में भी विशेष रूप में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से राजस्थान का जिला मैग्नीज खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा मैग्नीज खनिज के लिए प्रसिद्ध है। इसकी व्याख्या राजस्थान का बांसवाड़ा जिला मैग्नीज, साइलोमेलिन, पायरोलुसाइड, बोरोनाइट खनिज के लिए प्रसिद्ध है। राज्य में मैग्नीज के खनन तथा भंडार क्षेत्र बांसवाड़ा, लीलवाड़ा का लाखवा, उदयपुर में तलवाड़ा, तामोसरा, नगेड़िया, स्वाईमाधोपुर में रेवासा तथा जयपुर है। मैग्नीज का उपयोग लोहा इस्पात निर्माण, रासायनिक उद्योग व शुष्क तेल के निर्माण में होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर्यटन स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में स्थित है। इसकी व्याख्या है ऐतिहासिक पर्यटक स्थल आमेर का किला राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। आमेर दुर्ग का निर्माण दूल्हे राय कच्छावा ने 1150 ईस्वी में करवाया था। चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ यह दुर्ग
कछवाड़ शासकों की प्रथम राजधानी रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें जो युगम दिया गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सिरोही के गोकुल भाई भट्ट ये सही है, और कौरली प्रजामंडल के संस्थापक त्रिलोक चंद माथुर ये भी सही है। जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक मिठालाल व्यास ये भी सही है। इसके बाद है अलवर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो अलवर प्रजामंडल के संस्थापक पंडित हरिमोहन शर्मा व श्री कुंज बिहारी मोदी थे। पिपल पत्ता क्या है? तो पिपल पत्ता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी स्त्रियों के कान का आभूषण है, जिसे क्या कहा जाता है? पिपल पत्ता कहा जाता है। इसकी व्याख्या, पिपल पन्ना स्त्रियों के कान में पहने जाने वाला आभूषण है। कान में पहनने के लिए अन्य आभूषण निम्न है: झुमका, फूल व टॉप्स, बाली, पत्ती, सुरलिया, कर्णफूल, एरंग पत्ती, भुचारिया, पानड़ी, टोटी, पाटीशूलिया एवं ओगनिया है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है? तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है। राजस्थान के रणथंभौर किले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है। इसकी व्याख्या दी हुई है कि सवाईमाधोपुर के पास स्थित इस मंदिर में श्री गणपति के मात्र मुख की पूजा होती है। भाद्रपद शुक्ल की चतुर्थी गणेश चतुर्थी को यहाँ प्रतिवर्ष ऐतिहासिक और संभवतः देश का सबसे प्राचीन गणेश मेला बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, मंदिरों और स्थानों जिलों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो तुलजा भवानी मंदिर चित्तौड़गढ़, तनोट माता मंदिर जैसलमेर, उषा मंदिर बयाना, ये सभी क्या है? सही है। जगत शिरोमणि मंदिर है, ये कहाँ है? तो जगत शिरोमणि मंदिर आमेर जयपुर में स्थित है। निम्नलिखित सूची एक कपड़े गहने या गहने का है, सूची दो अन्य नाम और या प्रकार है के साथ मिलान करें और नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर क्या है? कपड़े व गहने दिए हुए हैं और उनके प्रकार दिए हुए हैं, तो इनको क्या आपस में मिलाना है? तो हम इसकी सीधी व्याख्या देख लेते हैं। तो अंगरखी है, बुगतरी, ताराबाद क्या है? ओढ़नी है, और फलिया क्या है? पगड़ी का एक प्रकार है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मृत नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी गई है? तो डी राइट आंसर हो जाएगी घाघर नदी को दी हुई है, घग्गर नदी को दी हुई है। घग्गर नदी शिवालिक श्रेणी में कालका हिमालय से निकलकर टिब्बी हनुमानगढ़ के समीप तलवाड़ा झील से राजस्थान में प्रवेश करती है। सामान्यतः यह नदी भड़नेर हनुमानगढ़ के समीप विलीन हो जाती है। इस नदी का पहाड़ क्षेत्र नाली कहलाता है तथा इस नदी को सरस्वती, दृश्यवती, मृत नदी आदि उपनामों से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र राजस्थान के तेरह ताली नृत्य में काम नहीं आता है? तो कौन सा यंत्र है जो तेरह ताली नृत्य में काम नहीं आता है? तो मंजीरा, तानपुरा और चौतारा ये सभी क्या तेरह ताली में काम आते हैं। जो डेरू है ये तेरह ताली नृत्य में काम नहीं आता है। पाली, नागौर एवं जैसलमेर जिले की कामड़ जाति की विवाहित महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में काम किया जाने वाला धार्मिक एवं चित्रचंग लोक नृत्य है, जिसमें नृत्यांगना दाएं पांव पर 9 और प्रत्येक हाथ की कोने के एक एक मंजीरे बांधकर तथा 2 मंजीरे हाथ में रखकर कुल 13 मंजीरे परस्पर टकराते हुए विविध ध्वनियों उत्पन्न करती है, तेरह ताली नृत्य कहलाता है। इसमें मंजीरा, तबूरा, ढोलक, चौतारा, तानपुरा आदि वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुली पोल्ट्री को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया था? तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा महाराजा राम सिंह द्वारा। इसकी व्याख्या, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले, हरे एवं अन्य रंगों से कलात्मक चित्रण बुली पोल्ट्री कहलाता है। राजस्थान बुली पोल्ट्री को जयपुर के महाराजा राम सिंह 1835 ईस्वी द्वारा लाया गया। जयपुर बुली पोल्ट्री के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाए तनोट माता को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। इनकी व्याख्या, तनोट माता, तनोटिया देवी का मंदिर तनोट जैसलमेर में स्थित है। इसे थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। राज्य में सेना के जवान इस देवी की पूजा करती है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि आपके सेना के जवान किस देवी की पूजा करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तनोट माता की पूजा करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। इधर नदी दी हुई है और इधर सहायक नदी दी हुई है, तो इनमें से सुमेलित कौन सी नहीं है? तो ये हमें अब बताने हैं आपको।
तो माही नदी, ये इसकी सहायक नदी जाखम, ये क्या है, सही है। लूनी नदी जिसकी सहायक नदी सोगड़ी है, ये भी सही है। बनास नदी जिसकी सहायक नदी मेज, ये क्या है, इसमें सही नहीं दिया हुआ है। चंबल नदी इसकी सहायक नदी है पार्वती। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं, यहाँ पर नदियों की सहायक नदियों के नाम में दिए हुए हैं। माही नदी की सहायक नदी कौन सी है? सोम, जाखम, लाखन, ईरू, हरबन, अनास, चाप और मोरेन है। लूनी की सहायक नदी कौन सी है? सोकड़ी, जोजरी, बाड़ी, सरस्वती, जुआई आदि है। बनास नदी की सहायक नदी बेड़स, मैनाल, चंद्रभागा, कोठारी, मानसी और मोरेल है। चंबल चंबल, बामनी, कालीसिंध, पार्वती, इन चंबल की सहायक नदियां कौन सी है? बामनी है, कालीसिंध है, पार्वती है, नेवज और बनास है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर जो किले दिए हुए और यहाँ पर स्थान दिए हुए हैं। बैरानगढ़ किला जोधपुर, ये भी सही है। जूनागढ़ किला बीकानेर, ये भी सही है। लोहागढ़ किला जैसलमेर, ये क्या इसमें सही नहीं दिया हुआ है। रणथंभौर किला सवाईमाधोपुर, ये क्या सही दिया हुआ है। लोहागढ़ दुर्ग राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। इसे दुर्ग का निर्माण महाराजा सूरजमल ने 1733 ईस्वी में कराया था। इस दुर्ग के चारों ओर मिट्टी की दोहरी परत बनी हुई है। किले के चारों ओर गहरी खाई है। आगे क्वेश्चन है, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बी राइट आंसर हो जाएगा, उदयपुर में स्थित है। दक्षिणी पूर्वी पठार वस्तुतः मालवा के पठार का उत्तरी पश्चिमी भाग है, जो मध्य काली मिट्टी से बना है। जसवंतगढ़, सायरा, गोकुंदा, गिरवा, पहाड़ियां, बोराट का पठार, लसाड़िया का पठार, भोमट का पठार आदि का संबंध किससे है? तो उदयपुर से है। अगला निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है? तो इनमें से लवणीय झील कौन सी नहीं है? डीडवाना, कोलायत, पंचभद्रा और कावद। तो इनका बी राइट आंसर हो जाएगा। जो पंचभद्रा है, ये क्या है? लवणीय झील नहीं है। सॉरी, बी राइट आंसर है। कोलायत झील है, ये लवणीय झील नहीं है। पंचभद्रा तो लवणीय झील है। इनकी व्याख्या है, राजस्थान की झीलों को दो भागों में बांटा जाता है, मीठे पानी की झील एवं खारे पानी की झील। राज्य की खारे पानी की झीलों को 33 सागर का अवशेष माना जाता है। सांबर झील, डीडवाना झील, पंचभद्रा झील, फलोदी झील, लूणकरणसर झील, कावोद व पोगना, जैसलमेर राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झीलें हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिहार शासक जिसने जालौर में अपनी राजधानी स्थापित की थी? तो ये राइट आंसर हो जाएगा। वो कौन थे? नागभट्ट प्रथम। इनकी व्याख्या है, रजील का पौत्र नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रथम प्रतापी शासक हुआ, जिसने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता तथा अंत में जालौर स्थानांतरित कर दी। नागभट्ट प्रथम ने जालौर में सर्वप्रथम एक लघु दुर्ग का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है, अमर शाही किसका नाम है? तो अमर शाही किसका नाम है? तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा, पगड़ी का नाम है। इसकी व्याख्या, अमर शाही पगड़ी का नाम है, इसके पीछे एक पासा और बीच में जरी रहती है, दो पछेवड़ियां बांधी जाती है तथा खग में किरण व मोतियों की लड़ी लगाई जाती है। उल्लेखनीय है कि पगड़ी सिर पर बांधे जाने वाले वस्त्र है। यह आन व बान की प्रतीक भी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है? तो मीराबाई का जन्म स्थान कौन था? ये राइट आंसर हो जाएगा, कुड़की ग्राम मीराबाई का जन्म स्थान है। व्याख्या, मीराबाई का जन्म 1498 में कुड़की ग्राम पाली में रतन सिंह के घर हुआ। इनका विवाह उदयपुर के महाराजा भोजराज के साथ हुआ। मीराबाई 16वीं सदी की एक कृष्ण भक्त और कवित्री थी। उन्होंने गीत गोविंद की टिक्का, नरसिंह रोमायरो, राग गोविंद आदि की रचना की है। अगला क्वेश्चन, यदि आप लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम के अंत तक की यात्रा करते हैं तो आप उसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? तो सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 4 2 1 3। 4 पहले कौन सी नदी आएगी? गुहिया, उसके बाद बाडी, उसके बाद सोगड़ी और उसके बाद अंतिम जवाई नदी आएगी। इसकी व्याख्या दी हुई है, लूनी नदी की सहायक नदियां का उद्गम स्थल उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमानुसार निम्न है, गुहिया, बाडी, सोगड़ी एवं जवाई। लूनी की सहायक नदियां जवाई, बाडी, लीलड़ी, गुहिया, सोगड़ी एवं सगाई अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलती है, जबकि इसमें दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां जोजरी, मीठड़ी एवं सरस्वती है। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के समय वहां का शासक कौन था? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, अमीर वहां का शासक था रणथंभौर का। अपनी हट व शरणागत की रक्षा हेतु प्रसिद्ध अमीर के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के भगोड़े सैनिक नेता मोहम्मद शाह को शरण देने पर अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। 1301 ईस्वी में हुए रणथंभौर के युद्ध में अमीर सहित सभी राजपूत योद्धा मारे गए तथा अमीर की रानी रंग देवी के नेतृत्व में सैकड़ों वीरांगनाओं ने जोहर कर लिया।
अगला क्वेश्चन है बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, वासुदेव ने करवाया था। बिजोलिया अभिलेख 1170 में बिजोलिया भीलवाड़ा के पार्श्वनाथ मंदिर के पास एक चट्टान पर संस्कृत में उत्कीर्ण है। इसके रचयिता गुणभद्र सांबर है। इस अभिलेख के अनुसार चौहानों के आदि पुरुष वासुदेव चाहमान ने 551 ईस्वी में शाकंभरी में चौहान राज्य की स्थापना की तथा सांबर झील का निर्माण करवाया। उसने अछत्रपुर नागौर को अपनी राजधानी बनाया। इस अभिलेख में अजमेर के चौहान शासक की उपलब्धियों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध वागड़ से नहीं है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाए, कानड़ देव का संबंध है वो वागड़ से नहीं है। गोपीनाथ, सोपदास और गंगादास का संबंध है वागड़ से। कानड़ देव 1305 ईस्वी में जालोर का शासक बना। कानड़ देव चौहान व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई। जालोर वागड़ क्षेत्र का अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन से नहीं? बी राइट आंसर हो जाएगा, मोहनलाल जालोरी। रामकुमार ठाकुर के श्री बाट और सोमदत्त क्या इनसे प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित है? इनकी व्याख्या क्या? श्री बाट था विजय सिंह पथिक ने डॉक्टर गुरुदत्त, लक्ष्मी नारायण, हीरालाल जालोरी आदि के साथ मिलकर 1910 में वीर भारत सभा का गठन किया। इसके लिए क्रांतिकारियों को धन की आवश्यकता थी अतः योजना अनुसार जोधपुर के धनी महंत प्यारेलाल को कोटा लाया गया। 25 जून 1912 को हीरालाल जालोरी ने महंत की हत्या कर दी लेकिन धन नहीं मिला। केसरी सिपाहट हीरालाल जालोरी, रामकरण एवं सोमदत्त लहरी को महंत की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया तथा कारावास की सजा सुनाई गई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राजपूत वंशजदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान की थी? तो इसका डी राइट आंसर हो जाए, मानसी को फरजंद की उपाधि प्रदान की थी। भगवंत दास की मृत्यु उपरांत 1589 ईस्वी में आमेर के शासन मानसी ने संभाला था। अकबर ने निवृत्तों में से एक मानसी को अकबर के समय का स्रोत 7000 का मनसब प्रदान किया एवं उसे फरजंद की उपाधि से भी सम्मानित किया था। उल्लेखनीय है कि मानसी ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दीघाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व संभाला था। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये केवलादेव भरतपुर में। राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर में स्थित है। इसे 1956 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। यह साइबेरियन क्रेन सार्स के आगमन के लिए प्रसिद्ध है। यानी जो साइबेरियन क्रेन सार्स है उसके आगमन के लिए प्रसिद्ध है। इस अभ्यारण्य में पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। बाबूजी को अवतार माना जाता है। तो बाबूजी देवता है उनके लोक देवता, इनका अवतार किसी का माना जाता है? तो लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। पश्चिमी राजस्थान के वीर योद्धाओं तथा महानायकों में बाबूजी का नाम अग्रणी है। कोलमण जोधपुर में जन्मे बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभा कृत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1 और 2। तो कौन से है? संगीत राज और संगीत मीमांसा किसके द्वारा रचित है? तो राणा कुंभा द्वारा रचित है। महाराणा कुंभा 1443 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। वह एक विद्वान एवं कला प्रेमी शासक था। कुंभा ने संगीत राज, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया व कामराज रतिरसार नामक ग्रंथों की रचना की है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड के सही उत्तर को चयन कीजिए। यानी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो हम सीधी इसकी व्याख्या कर लेते हैं। यहाँ नदी दी हुई है और सहायक नदी दी हुई है। तो कावेरी की सहायक नदी कौन सी है? मंजीरा। नर्मदा की सहायक नदी कोलार। कृष्णा की सहायक नदी घाटप्रभा और कावेरी नदी की सहायक नदी अमरावती है। संत पिपा के गुरु थे। तो संत पिपा जी के गुरु कौन थे? तो सी राइट आंसर हो जाएगा, रामानंद जी। संत पिपा के गुरु रामानंद थे। उन्होंने रामानंद से दीक्षा लेकर राजस्थान में निर्गुण भक्ति परंपरा का सूत्रपात किया। बाड़मेर जिले के समदरी कस्बे में इनका विशाल मंदिर है जहाँ प्रतिवर्ष विशाल मेला भरता है। संत पिपा का जन्म गागरोनगढ़ वर्तमान झालावाड़ जिले में है कि नरेश कड़ावा राव खिच्ची के यहाँ 1425 ईस्वी में चैत्र पूर्णिमा के दिन हुआ था। अगला क्वेश्चन है शिला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? जो शिला देवी है इनका मंदिर है वो किस जिले में है? तो इनका मंदिर है आमेर में। सी राइट आंसर हो जाएगा। शिला देवी का मंदिर आमेर दुर्ग जयपुर में स्थित है। शिला देवी कछावा राज परिवार की आराध्य देवी है। ये मूर्ति काले संगमरमर से निर्मित है। मंदिर का निर्माण स्वयं मानसी द्वितीय ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है? तो इन देख लेना, इधर पुस्तकें और इधर लेखक का नाम दिया हुआ है। तो इसकी सीधी व्याख्या देख लेते हैं। हला झालारी कुंडलियां ईश्वरदास बारड़ जी लेखक है। गुण भाषा के लेखक हेमकवि। महादेवी पार्वती वेली के लेखक रावत सारस्वत और राव जेठ सिंह रोचंद इसके
लेखक है बिट्टू सुजा। आगे है मादलिया पहना जाता है। जो मादलिया होता है ये कहाँ पहना जाता है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, गले में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है बसंती नामक किस किले का निर्माण करवाया था, तो बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था, बी राइट आंसर हो जाएगा, राणा कुंभा ने करवाया था। इसकी व्याख्या है सिरोही राज्य में बसंतपुर नगर जो पहले उजड़ गया था को कुंभा ने पुनः बसाया तथा वहां पर बसंतगढ़ नामक दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है 49 सूची 1 पर्यटन केंद्र है और सूची 2 जिला दिया हुआ है, इनको सम्मिलित करना आपस में। तो इसकी सीधी व्याख्या देख लेते हैं। फूल सागर पर्यटन केंद्र कहाँ है, बूंदी में। गागरोन किला झालावाड़ में। जगदीश मंदिर है उदयपुर में। और किराड़ू मंदिर कहाँ पे, बाड़मेर में। अगला क्वेश्चन है सीताराम बदनशी और नानकराम चित्रकार चित्रकला के किस शैली से संबंध थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक किशनगढ़ शैली से संबंधित थे। इसकी व्याख्या मारवाड़ शैली की उपशैली के रूप में किशनगढ़ शैली प्रचलित हुई, राजस्थानी चित्रकला का पर्याय बन चुका है। प्रसिद्ध चित्र बने ठने किशनगढ़ शैली की ही देन है। निहाल चंद, सूरध्वज, लाडलीदास, भैरवदास आदि इसके अन्य प्रमुख चित्रकार है। अगला क्वेश्चन है मार्च 2022 में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल तथा किस संस्था ने मिलकर जयपुर शहर में प्रदूषण की निगरानी के लिए लो कॉस्ट सेंसर स्थापित किया है, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर ने मिलकर ये किया है। इसकी व्याख्या राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष विनू गुप्ता ने मंडल कार्यालय से जयपुर शहर में लो कास्ट सेंसर नेटवर्क और उसके मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल एवं आईआईटी कानपुर के संयुक्त तत्वावधान में जयपुर शहर में 40 अलग अलग स्थानों पर लो कॉस्ट सेंसर स्थापित किए गए हैं। इन सेंसरों से न केवल शहर में प्रदूषण के हॉटस्पॉट के बारे में पता चलेगा, बल्कि उस स्थान विशेष पर प्रदूषण के कारणों की भी मॉनिटरिंग की जा सकेगी। अगला क्वेश्चन है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा के अनुसार मिलावटी पदार्थों की जांच हेतु इस वित्तीय वर्ष में कितने जिलों में खाद्य प्रयोगशाला का गठन किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी जिलों में किया गया है। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने विधानसभा में बताया कि मिलावटी पदार्थों की जांच हेतु इस वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक जिले में खाद्य प्रयोगशाला का गठन कर दिया जाएगा। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत चूरू और जालौर में लैब के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया गया है। स्वीकृति मिलने पर इन दोनों जिलों में लैब को संचालन शुरू किया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन है मुकाम प्रसिद्ध है, तो मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा बिश्नोइयों के लिए प्रसिद्ध है। उपयुक्त प्रश्न का भी सही उत्तर है मुकाम बिश्नोई संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध स्थान है। बीकानेर जिले के नौखा तहसील में मुकाम गांव फाल्गुन बुद्धि अमावस और आश्विन बदी अमावस्या पर जम्बेश्वर मेला बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक गुरु जम्बेश्वर की याद में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थल को ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको बी राइट आंसर हो जाएगा आहड़ को ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। यह सभ्यता मेवाड़ की बेल्ट व बनास नदियों के कांठे पर स्थित है। इसे सभ्यता की दो प्रमुख विशेषता है। जो आहड़ सभ्यता है इसकी दो प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है, तो एक नंबर विशेषता आहड़वासी ताम्र धातु कर्मी थे। दूसरी विशेषता वे काले व लाल रंगों के मृद पात्रों का उपयोग करते थे। जबकि बेराट सभ्यता राजस्थान राज्य के जयपुर जिले के शाहपुरा उपखंड में बेराट नामक कस्बे में स्थित है। इसे प्राचीन काल में विराटनगर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है अपूरी चंदेला और ओम प्रकाश मिठारवाल का संबंध है, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा निशानेबाजी से है। अपूरी चंदेला एक भारतीय निशानेबाज है जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम लांगशंगो में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में 206.7 का स्कोर बनाकर भारत को दूसरी बार निशानेबाजी में स्वर्ण पदक दिलवाया है। ओम प्रकाश मिठरवाल भारतीय निशानेबाज है। यह राजस्थान के सीकर जिले के रहने वाले हैं। इन्होंने 2018 ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैंपियन में 50 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक व 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में रजत पदक जीता। इन्होंने मनु भाकर के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में ISSF वर्ल्ड कप 2018 गवाइड लाजरा में स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है 1789 ईस्वी में पहले स्टेट जनरल की बैठक है भी 1614 ईस्वी के बाद हुई ही नहीं थी। यानी जो 1789 में पहले स्टेट जनरल की बैठक है वो 1614 ईस्वी के बाद नहीं हुई थी। स्टेट जनरल एतात जनरल फ्रांस की एक पुरानी संस्था थी जिसका प्रथम अधिवेशन सम्राट फिलिप द फेयर ने सन
1320 में बुलाया था, परंतु 1614 ईस्वी के बाद इसे लेकर क्रांति से पूर्व तक इसका एक भी एडिशन नहीं हुआ। इस संस्था का मुख्य काम शासन को पारदर्श देना था, यानी शासन को परामर्श देना था, न कि कानून निर्मित करना। अगला क्वेश्चन है, भूपृष्ठ के किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, सीमा में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। इसकी व्याख्या, भूपटल की निम्न परत में बेसाल्ट चट्टानों की अविच्छिन्न परत पाई जाती है, जिसके कारण महासागरीय सतह का निर्माण हुआ है। यह मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम से मिलकर बना है, अतः इसे सीमा कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? सीमा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बनता है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, एशिया प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन के कारण भूकंपों का कारण बनता है। इसकी व्याख्या है, एशिया प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बताता है। उल्लेखनीय है कि भूकंप के प्रमुख कारण निम्न है: ज्वालामुखी क्रिया, समस्थानिक समायोजन या भू संतुलन का तथा घर्षण है। 22 जनवरी 1905 रूस के इतिहास में जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? बी राइट आंसर हो जाए, खूनी रविवार के नाम रूप में जाना जाता है। व्याख्या इसकी, 22 जनवरी 1905 ईस्वी को रविवार के दिन 1.5 लाख मजदूर फादर गेपो के नेतृत्व में सेंट पीटर्सबर्ग के महल विक्टर पैलेस के सामने एकत्रित हुए। जार के सैनिकों ने निहत्थे लोगों पर आक्रमण कर 130 व्यक्तियों को मार दिया। इस दिन को इतिहास में खूनी रविवार या ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर की ओर से वर्ष में औसतन कितने समुद्री तूफान भारत में प्रवेश करते हैं? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, 2 प्रवेश करते हैं। अरब सागर की ओर से वर्ष में औसतन 2 तथा बंगाल की खाड़ी की ओर से 6 या 7 बार समुद्री तूफान भारत में प्रवेश करते हैं। कुछ तूफान तटीय क्षेत्रों में प्रवेश कर समाप्त हो जाते हैं, जबकि कुछ तूफान आंतरिक क्षेत्रों में प्रवेश कर जन जीवन को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रीकोर क्या था? तो इसका ए राइट आंसर जो पुराने सैनिकों का एक संगठन है फ्रीकोर। इसकी व्याख्या है, स्मार्ट कैसिटो ने पुराने सैनिकों के फ्रीकोर नामक संगठन मदद से जर्मनी के कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। इस पार्टी की स्थापना के बाद कम्युनिस्ट एवं समाजवादी एक दूसरे के विरोधी बन गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा, चिली का एकाकागुआ। इक्वाडोर का कोटापेक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है एवं चिली का एकाकागुआ विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारण अमेरिका स्वतंत्रता आंदोलन के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, सभी है ये जो ऊपर दिए हुए हैं। अंग्रेजों की दोषपूर्ण शासन व्यवस्था, उपनिवेशों का आर्थिक शोषण, बौद्धिक चेतना का विकास। व्याख्या, निम्न कारण अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन जन्म के उत्तरदायी माने जाते हैं। जो अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था ये किस कारण हुआ था? तो इसकी ये कुछ कारण दिए हुए हैं। इंग्लैंड सरकार का नगण्य हस्तक्षेप, उपनिवेशवासियों में इंग्लैंड के प्रति सहानुभूति व प्रेम का भाव, अंग्रेजों की दोषपूर्ण शासन व्यवस्था, उपनिवेशों में स्वतंत्रता के प्रति लगाव उत्पन्न होना, सप्तवर्षीय युद्ध 1751 से 1763 ईस्वी का प्रभाव, उपनिवेशों का आर्थिक शोषण, बौद्धिक चेतना का विकास। अगला क्वेश्चन है, अंध महाद्वीप है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, अफ्रीका को क्या कहा जाता है? अंध महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका एशिया के पश्चात विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल पृथ्वी के क्षेत्रफल का 20% है तथा इसमें जो पृथ्वी के क्षेत्रफल से 20% है, तो इसमें विश्व की लगभग 12% जनसंख्या निवास करती है। लंबे समय तक विशेष विश्व से संपर्क कटा रहने एवं विश्वोत्तर के घने जंगलों के कारण अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। यूरोप ऑस्ट्रेलिया के अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व में ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे महाद्वीप में फैला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप को गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा है वो यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है। इसकी व्याख्या, गल्फ स्ट्रीम महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। इसका विस्तार केप हेटर्स से ग्रेट बेक तक है। इसी जलधारा की उत्पत्ति का कारण फ्लोरिडा जलधारा एवं एटलिस जलधारा का मिलना तथा घनत्व की भिन्नता है। धारा का प्रवाह अमेरिका के पूर्वी तट पर ग्रीष्म ऋतु में गर्म लहर का प्रकोप ग्रेट बेक के निकट लेब्राडोर की ठंडी जलधाराओं से मिलने के कारण
कोहरा भरा वातावरण का निर्माण एवं मत्स्य उद्योग का विकास है। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा शुक्र है। ये सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। शुक्र पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। यह घनत्व आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसे देशांतर रेखा कहते हैं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। ये रेखाएं समांतर नहीं होती है। ये रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिलती है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की दैनिक या घूर्णन गति होती है। तो इसका ए राइट आंसर है पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। इसकी व्याख्या 24 घंटों अपने अक्ष पर घूमती है, जिसके परिणाम स्वरूप दिन रात बनती है। यह गति पश्चिम से पूर्व दिशा में होती है, जिसके कारण सूर्य पूर्व से उदय एवं पश्चिम से अस्त होता है। अगला क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो डी राइट आंसर हो जाएगा मिसिसिपी मिसौरी है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। इसकी व्याख्या है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिसौरी है। इसकी लंबाई 6240 किमी है। इसका उद्गम स्थल रेड रॉक क्षेत्र मोटाना संयुक्त राज्य अमेरिका है तथा यह मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। मिसिसिपी एवं मिसौरी नदियों के संगम पर सेंट लुइस नगर स्थित है। इसकी पूर्वी सहायक नदी ओहियो एवं पश्चिमी सहायक नदी अरकानसस है। रियो ग्रेडे नदी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मेक्सिको के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। उत्तरी अमेरिका का व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग सेंट लॉरेंस नदी पर है। अगला है मोरेन कहाँ पर बनते हैं? यानी मोरेन ये कहाँ पर बनते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। व्याख्या मोरेन हिमानी क्षेत्र में बनती है। उल्लेखनीय है कि हिमनद द्वारा पदार्थों के निक्षेप को हिमोड मोरेन कहते हैं, जिसमें टील की मात्रा सर्वाधिक होती है। हिमानी द्वारा जमा किए गए समतल छंद के सम्मिलित स्वरूप को टील कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। इसकी व्याख्या भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा, जबकि सिक्किम व त्रिपुरा गोवा के बाद सबसे छोटे राज्यों में दूसरा व तीसरा स्थान रखते हैं। मणिपुर छठा सबसे छोटा राज्य है। अगला क्वेश्चन है छोटा नागपुर के पठार में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सोना नहीं पाया जाता है। इसकी व्याख्या छोटा नागपुर का पठार पश्चिमी बंगाल राज्य के पुरुलिया एवं झारखंड राज्य के पलामू, धनबाद, गया, हजारीबाग, संथाल, परगना व रांची जिलों में विस्तृत है। इस पठार को भारत का रूर या खनिज भंडार की दृष्टि से संपन्न भी कहा जाता है। यहाँ लोहा, कोयला, मैग्नीज आदि खनिज पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा और गोदावरी डेल्टा को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। इसकी व्याख्या कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन पश्चिमी बंगाल एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में होता है। अगला क्वेश्चन है भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी का विस्तार वो अधिकतम है। इसकी व्याख्या भारत के उत्तरी मैदान में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार अधिकतम है। यह मिट्टी देश के 40% भूभाग में लगभग 15 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में विस्तृत है। यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। इसमें पोटास की बहुलता होती है। अगला क्वेश्चन है साइबेरिया के सार्स भारत के किस अभ्यारण्य में आते हैं? तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा केवलादेव अभ्यारण्य में आते हैं। इसकी व्याख्या है साइबेरिया के सार्स भारत के केवलादेव अभ्यारण्य में आती है। इस अभ्यारण्य की स्थापना भरतपुर राजस्थान में 29 वर्ग किमी क्षेत्र में 1956 में की गई थी। इसे यूनेस्को द्वारा 1985 में विश्व धरोहर में दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने बरेली में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा खान बहादुर खान ने बरेली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। इसकी व्याख्या है 23 जनवरी 1857 ईस्वी को दमदम के सैनिकों ने सर्वप्रथम चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग को अस्वीकार कर दिया। 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर के सैनिकों ने कारतूस के प्रयोग को मना कर दिया। 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर ने मंगल पांडे
ने अपने साथियों के साथ विद्रोह किया। धीरे धीरे यह विद्रोह भारत के कई क्षेत्रों में फैल गया। जहां किसी न किसी कारण अंग्रेजों से नाराज रजवाड़ों ने इस विद्रोह को क्षेत्रीय स्तर पर नेतृत्व प्रदान किया। बरेली में खान बहादुर खान ने नेतृत्व प्रदान किया और अपने आप को नवाब घोषित किया। कैंपबेल ने यहाँ विद्रोह का दमन किया। फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला ने नेतृत्व प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है 77। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा ए बी डी, यानी चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ सान्याल और डी रामप्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है 78। भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 368 में अनुच्छेद में है। इसकी व्याख्या है अनुच्छेद 368 भारत के संविधान के भाग 20 में वर्णित है किया गया है। इस अनुच्छेद के में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किस वर्ष में से हुआ है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा 1998 में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ हुआ था। इसकी व्याख्या है भारतीय संविधान में कॉलेजियम प्रणाली का कोई जिक्र नहीं है। यह प्रणाली 28 अक्टूबर 1998 को 3 जजों के मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए प्रभाव में आई। इस प्रणाली में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों का एक फोरम जजों की नियुक्ति और तबादलों की सिफारिश करता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कदम भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा संघीय विधानमंडल गवर्नर जनरल राज्य परिषद एवं संघीय सभा से मिलकर बनती है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है इस प्रकार है। एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के अतिरिक्त देशी नरेशों के राज्य भी सम्मिलित हो गए। प्रांतों को स्वशासन का अधिकार दिया जाएगा। और क्या प्रावधान थे? शासन के संपूर्ण विषयों को 3 भागों में बांटा जाएगा, संघ सूची, संघीय विषय, प्रांतीय विषय और समवर्ती विषय। अगला प्रावधान था संघ सरकार के लिए द्वैध शासन, संघ न्यायालय की स्थापना, बर्मा तथा अध्ययन को भारतीय शासन से पृथक कर दिया जाएगा। केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल होंगे। ये सभी प्रावधान किए गए थे 1935 के भारत शासन अधिनियम में। भारत के संविधान में सार्वजनिक आदेश मंद का समावेश है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, राज्य सूची में है। इसकी व्याख्या है भारतीय संविधान में सार्वजनिक आदेश मंद राज्य सूची में समाविष्ट है। राज्य सूची के अन्य विषय निम्न है: लोक व्यवस्था, कारागार, स्थानीय शासन, संचार, भूमि, मात्स्यिकी, गैस एवं गैस क्रम, राज्य के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य बाजार एवं मेले, राज्य का लोक ऋण, कृषि आय पर कर, पथ कर, प्रति व्यक्ति कर, विकास वस्तुओं पर कर आदि। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति कहलाती है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा एकल संक्रमणीय मत पद्धति। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। इस चुनाव में मतदाता के रूप में लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानसभाओं में के केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों के 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। यह कथन कहाँ का है? सॉरी किसका है? तो यह कथन है कर्नल टोड का है। प्रश्न का दिया गया कथन कर्नल टोड ने कहा था। कर्नल टोड ने 1817 से 1822 तक पश्चिमी राजपूत राज्यों में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में कार्य करते हुए एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक लिखी। कर्नल टोड ने सर्वप्रथम राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था पर विस्तार से लिखा था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत सुहरावर्दी सिलसिले से संबंधित था? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा शेख बहाउद्दीन जकरिया। इसकी व्याख्या है सुहरावर्दी सिलसिले के प्रथम नेता सिंध में आकर बस गए तथा मुल्तान उसका मुख्य केंद्र बना। भारत में सुहरावर्दी सिलसिले को सुदृढ़ तथा लोकप्रिय बनाने का श्रेय शहाबुद्दीन जकारिया को है, जिसके नेतृत्व में इस सिलसिले ने प्रभावकारी कार्य किया और शीघ्र ही ख्याति प्राप्त कर ली। शेख निजामुद्दीन औलिया एवं शेख नासिरुद्दीन चिराग देहलवी चिश्ती सिलसिले के थे। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारत के राज्य का उल्लेख मेगस्थनीज की इंडिका में है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा पांड्य होगा। मेगस्थनीज की इंडिका में दक्षिण भारत के पांड्य राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। वह चंद्रगुप्त मौर्य की सभा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत था।
अगला क्वेश्चन है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत निम्न में से किससे संबंध है। तो ये 85 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। अब 86 से 100 तक जो क्वेश्चन है वो किससे संबंधित है, तो वो मनोविज्ञान से संबंधित है। जिसके सिलेबस में मनोविज्ञान दिया हुआ है फर्स्ट पेपर में, तो वो देख सकते हैं और बाकी छोड़ सकते हैं। और चैनल पर नए हो तो हमने एक बार भी नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। बोलने में, ये रिकॉर्ड करने में बहुत कठिनाइयाँ होती है, तो आप ये अगर सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो तो हमें मोटिव मिलता है। तो हम हमारा दायित्व निभा रहे हैं, आपको परमानेंट मॉडल पेपर उपलब्ध करवा रहे हैं। तो अब आपका दायित्व करता है कि चैनल को प्यारे आते हो सब्सक्राइब जरूर करें। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत निम्न में से किससे संबंध है, तो ये किससे भिन्न से संबंधित है। बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक भिन्न है। उनके अनुसार संपूर्ण बुद्धि एक समय में सक्रिय होकर एक ही प्रकार का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रतिभाशाली बालक नहीं है। यहाँ पर कुछ प्रतिभाशाली बालक की विशेषता दी हुई है। क्या यह प्रतिभाशाली बालक की विशेषता हो सकती है, तो देखते हैं। जिनका शब्दकोश विशाल होता है वो प्रतिभाशाली बालक नहीं होते हैं। मानसिक प्रक्रिया तीव्र होती है, योग्य नहीं होती है। दैनिक कार्यों में विभिन्नता होती है। मतलब क्या ये सभी प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है। जिनका शब्दकोश विशाल होता है वो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। मानसिक प्रक्रिया तीव्र होती है वो भी प्रतिभाशाली होती है। दैनिक कार्यों में भिन्नता होती है वो भी प्रतिभाशाली होती है। प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के लक्षणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं और रुचियों की बहुरूपता में सामान्य बालकों से बहुत श्रेष्ठ होते हैं। इनकी विशेषता निम्न है। इनका शब्दकोश विशाल होता है। इनकी मानसिक प्रक्रिया तीव्र होती है। दैनिक कार्यों में भिन्नता होती है। सामान्य ज्ञान श्रेष्ठ होता है। अमूर्त विषयों में रुचि लेते हैं। अद्भुत अंतर्दृष्टि होती है। बुद्धि परीक्षण में उच्च बुद्धि लब्धि होते हैं। अगला क्वेश्चन है रॉबर्ट केने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियां बताई है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 8 बताइए। गेने के अनुसार अधिगम मानव संस्कार एवं क्षमता का परिवर्तन है जो कुछ समय तक धारण किया जाता है तथा जो बुद्धि की प्रक्रियाओं के ऊपर ही निर्भर नहीं है। गेने ने अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं। जो गेने में है इन्होंने अधिगम के 8 प्रकार बताए। कौन कौन से? संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक शास्त्रीय अधिगम, विभेदी अधिगम, प्रत्यय अधिगम, अधिनियम या सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान अधिनियम। ये सभी अधिनियम के प्रकार बताए हैं। अगला क्वेश्चन है थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम निम्नलिखित में से किस प्रकार को प्रतिपादित करने का एक प्रयास है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा पुनर्बलन का प्रयास है। इसकी व्याख्या प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण नियम है जो यह बतलाता है कि जिस कार्य या व्यवहार को करने से व्यक्ति में संतुष्टि होती है उसे वह दोहराना चाहता है या सीख लेता है, तथा जिस कार्य या व्यवहार को करने से व्यक्ति में खींच होती है उसे वह दोहराता नहीं है और फलता हुआ उसे सीख नहीं पाता है। अगला क्वेश्चन है शारीरिक विकास का क्षेत्र है, तो कौन सा है? स्नायुमंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये सभी क्या है? शारीरिक विकास के क्षेत्र है। जो बाहरी विकास होता है, जो विकास दिखाई देता है, यानी जैसे बच्चा जन्म लेता है फिर 4 साल का थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको क्या है पहले छोटा था बड़ा हो गया और 18 साल के होने के बाद वो 5.5 फुट का हो जाता है। तो ये क्या शारीरिक विकास होता है जो क्या है दिखाई देता है। बालक के शारीरिक परिवर्तनों को अभिव्यक्त करने के लिए विकास, अभिवृद्धि और परिपक्वता शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कोलेस्निक के अनुसार विकास, अभिवृद्धि, परिपक्वता और अधिगम आदि शब्द उन शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक परिवर्तनों का उल्लेख करते हैं जिनका व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ते समय अनुभव करता है। उपयुक्त के सभी विकल्प शारीरिक विकास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है वेक्सलर द्वारा विकसित बुद्धि परीक्षण में 2 तरह के उप परीक्षण सम्मिलित होते हैं। निम्न में से कौन से 2 प्रकार सही है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा शाब्दिक एवं क्रियात्मक। वेक्सलर ने 1979 में वयस्क बुद्धि मापने के लिए वेक्सलर वैल्यू मापनी बनाई। इस मापनी में 2 उप मापनी है, शाब्दिक मापनी और क्रियात्मक मापनी। इन दोनों मापनी में 7 तरह के परीक्षण है। अगला क्वेश्चन है बेडूरा के प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत में निम्न में से कौन सा एक घटक नहीं है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा प्रोत्साहन नहीं है। और कौन से है, तो स्थानापन्न, पुनर्बलन और मॉडल और संकेत ये क्या इसमें शामिल किए हुए हैं। बेंडूरा ने अपने सिद्धांत प्रेक्षणात्मक सीखना या मॉडलिंग को 4 तरह के प्रक्रियात्मक द्वारा नियंत्रण होते बतलाया है। अवधान संबंधी प्रक्रियाएं, धारणात्मक प्रक्रियाएं, पुनरुत्पाद प्रक्रियाएं। अगला क्वेश्चन है सीखना संबंध स्थापित करता है। संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है
उपयुक्त कथन किसका है? तो उपयुक्त ये कथन किसका है? थॉर्नडाइक का है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का विभिन्न मात्राओं में संबंध होना आवश्यक है। यह संबंध विशिष्ट उद्दीपकों और विशिष्ट प्रक्रियाओं के कारण स्नायुमंडल में स्थापित होते हैं। इस संबंध में स्थापना सीखने की आधारभूत शर्त है। जो सीखना क्या है? सीखने की आधारभूत शर्त है। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में एक बच्चे की उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। तो कौन सा कर सकते हैं? तो डी सभी कर सकते हैं। लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, उचित वातावरण प्रदान करना, परामर्श एवं मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना यदि आवश्यक हो तो। इसकी व्याख्या है, बाल्यावस्था की समाप्ति के बाद 13 वर्ष की आयु से किशोरावस्था की शुरू होती है। किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। इस अवस्था में बालकों और बालिकाओं में क्रांतिकारी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। अगला क्वेश्चन है 95, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। यह क्या है? कथन सत्य नहीं है। रुचियां समय के अनुसार बदलती है, यह भी सत्य है। यानी छोटे होते हैं तो रुचि क्या होती है? खेलने में होती है। फिर बड़े हो जाते हैं थोड़े तो काम करने में, कुछ नया करने में, किशोरावस्था में कुछ नया करने की रुचि होती है। इस प्रकार समय के साथ रुचियां परिवर्तन होती रहती है। रुचियां योग्यता भी क्षमताओं से संबंधित नहीं होती है। रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। रुचि सीखने सिखाने की प्रक्रिया को संचालित करने वाली केंद्रित शक्ति है। बीएन जहां के अनुसार रुचि वह स्तर मानसिक तंत्र है जो ध्यान की एकाग्रता बनाए रखते हुए कार्य को चालू रखता है। अगला क्वेश्चन है, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचारावेश की सहायता लेनी चाहिए। इसकी व्याख्या, सृजनात्मकता के विकास के लिए विभिन्न तकनीकों एवं विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, यथा मस्तिष्क उद्वेलन, शिक्षण प्रतिमानों का प्रयोग, क्रीडन तकनीकों का प्रयोग, ये सभी सृजनात्मकता के लिए उपयोग लेनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अनूठा समायोजन स्थापित करता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, अल्पोर्ट द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, आदत कार्य का वह रूप है जो आरंभ में स्वच्छता से और जानबूझकर किया जाता है पर जो बार बार किए जाने के कारण स्वतः होता है। यह परिभाषा है, तो यह परिभाषा किसकी है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, लेडेल की है यह परिभाषा। अगला क्वेश्चन है, आदत एक सीखा हुआ कार्य या अर्जित व्यवहार है जो स्वतः होता है। उपयुक्त परिभाषा लेडेल की है। अगला क्वेश्चन है, बौद्धिकता के पाठानुक्रम मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? तो सी राइट आंसर हो जाएगा, वर्णन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया को त्रिमुखी बताने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो डी राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों जॉन डीवी और रायबर्न थे, जो क्या थे? शिक्षण प्रक्रिया को त्रिमुखी बताने वाले मनोवैज्ञानिक थे। ये तो क्या जो 17वां मॉडल पेपर, वैसे 7वां मॉडल पेपर था जो हमने कंप्लीट करवा दिया है। 1 घंटे में 100 क्वेश्चन 20 व्याख्या के साथ में बहुत ही स्पीड कराया है, जो आपको कम समय में अधिक नॉलेज देगा। तो इसकी पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल LM स्टडी एंड जॉब को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, और टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, वहां से जाकर आप पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे हमें क्या है मोटिव मिलता है और हम अच्छे पीडीएफ लेकर आते हैं। और कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी अपनी राय देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, अपने प्यारे प्यारे हाथों से अच्छे कमेंट कर सकते हो, जिसका कोई भी आपको पैसा नहीं लगता है। तो अपने सुझाव और राय जरूर से जरूर देवे, और कोई भी डाउट हो तो वो उसका भी क्लियर करने की पूरी हम कोशिश करेंगे। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।